वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सेकंड स्टंट है उसको चालू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था हमने। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर न्यूक्लियाई यूज़ किए जाते हैं, या जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर रिस्पांस देते हैं वो कौन कौन से न्यूक्लियाइज हैं, या उन न्यूक्लियाइज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस बेसिस पे हम लोग उन न्यूक्लियाइज को चूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमारे पास 1H1 है, कार्बन 13 है 6 और कार्बन 12 है 6, इनमें से ये भी रिस्पांस करता है, ये भी करता है, ये क्यों नहीं करता, वो वजह आज डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। ठीक होगी बात? तो हम लोग इसको चालू करते हैं। फॉर अ न्यूक्लियस टू बी स्टडीड बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट मस्ट पोजेस सर्टेन प्रॉपर्टी। इसकी कुछ खास बातें होनी चाहिए जो अगर न्यूक्लियाई रखेगा तभी वो एनएमआर एक्टिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इनमें से कोई एक पेपर में पूछ लिया जाता है बाय नेम, या पांचों क्राइटेरियाज के नाम पूछ ले जाते हैं, तो एक एक को डिटेल में देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, 5 प्रॉपर्टीज हैं जनरली, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट सेकंड, थर्ड है एंगुलर मोमेंटम रखना चाहिए, चौथा है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होने चाहिए, पांचवा है हमारे पास प्रिसीजन का होना चाहिए उसका, और छठे नंबर पे है, मैंने 5 बोला 6 कर लें इसको, गैरो मैग्नेटिक रेशियो। ये जो 6 क्राइटेरियाज हैं हमारे पास, अगर ये होंगे किसी न्यूक्लियस के पास तभी वो एनएमआर सिग्नल देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये वाला ही है, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन वाला। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर स्पिन मोमेंट होगा वो बाकी क्राइटेरिया पूरा करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हैं और एग्जाम के अंदर अलग से पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको अलग से इंक्लूड किया है। These properties enable nuclei to absorb radio frequency radiation in magnetic field and produce NMR signal. अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, जिसको हम लोग आई से बोलते हैं, या इसको हम लोग स्पिन न्यूक्लियर या स्पिन मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है, इस तरीके से न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है, या ऐसा माने स्पिन करता है, ठीक होगी बात। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की बात तो इसमें नहीं की जाती, लेकिन समझाने के लिए ऐसे है जैसे ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सीजन चेंज बनते हैं, और सूरज के गिर्द भी वो चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है, और जो न्यूक्लियस है ये भी स्पिन कर रहा होता है। Nuclei contain protons and neutrons that spin about their own axis. तो ये यानी कि न्यूक्लियस जो है आपका वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करना चाहिए, या ऊपर को या नीचे को, ये डायरेक्शंस है बस, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अब कौन कौन से घूमेंगे, न्यूक्लियाई विद आई इज इक्वल टू 0, जिनका आई यानी कि न्यूक्लियर स्पिन 0 निकल आए, और एनएमआर इनएक्टिव, वो एनएमआर सिग्नल नहीं देंगे, जैसा कि कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो अगर इनका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 6 और 8 है हमारे पास। तो मैंने बताया था आपको जैसे कार्बन 12 है, इसका देखना है 6 वाले का घूमेगा या नहीं। प्रोटॉन पहले लिख लें, 12 है, तो 12 और 6 का डिफरेंस, ये न्यूट्रॉन यहाँ पे लिख लेंगे। प्रोटॉन कितने, 6, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, तो ओवरऑल कैंसिल हो गए ये। न्यूट्रॉन को लिख लेंगे, वो भी 6 ही हैं, अप डाउन अप डाउन
अप और डाउन। एक एरो ऊपर का मतलब है +1/2, एरो नीचे का मतलब -1/2। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये वो काम है। तो प्रोटॉन की वजह से भी कोई स्पिन पैदा नहीं हो रहा, न्यूट्रॉन की वजह से भी स्पिन पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, कोई भी स्पिन नहीं पैदा कर रहा है। इसका मतलब है ये कार्बन 12 वाला आइसोटोप नहीं देगा NMR सिग्नल। इसी तरीके से ऑक्सीजन 16 और 8 वो भी देखेंगे तो उसके लिए एक एक अलग आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो भी सिग्नल नहीं देगा। मैंने ओवरऑल बोला था आपको, जिनके लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि उनके लिए आई हमेशा 0 रहने वाला है, दे आर ऑलवेज NMR इनएक्टिव। अब कौन कौन से देंगे सिग्नल? न्यूक्लियाई विद आई नॉन जीरो और NMR एक्टिव, वो NMR एक्टिव होंगे जिनके लिए आई की वैल्यू नॉन जीरो आती है। जैसा कि आपके पास क्या है, H1, तो हाइड्रोजन लिखेंगे तो इसके लिए प्रोटॉन एक ही है तो अपवर्ड कर देंगे। न्यूट्रॉन कितना है, 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक ही अपवर्ड है, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, +1/2। इसका मतलब है प्रोटॉन अपने एक्सिस के गिर्द, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा इस H का, वो अपने गिर्द घूम रहा होगा, ये तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मैं अलग से ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज वाला ये वाला। इसी तरीके से कार्बन भी, इसी तरीके से फ्लोरीन भी और फास्फोरस भी। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप NMR इनएक्टिव है, तो आपने बोलना कार्बन 12 इनएक्टिव है, कार्बन 13 NMR एक्टिव है। तो रूल क्या है, ये जो मैंने अभी समझाया इसको रूल की फॉर्म में लिखते हैं। इवन प्रोटॉन्स होंगे, इवन न्यूट्रॉन्स होंगे, हमेशा आई क्या निकलने वाला है, 0। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया पिछली दफ़ा या इससे पिछली दफ़ा। ऑड मास नंबर होगा तो आई जनरली निकल के आएगा +1/2, 3/2 वगैरह वगैरह। ऑड प्रोटॉन्स एंड ऑड न्यूट्रॉन्स होंगे तो इंटीजर आ जाएगा आपके पास 1, 2, 3 वगैरह। ये आपने जमा करके खुद से देख लेने हैं, ऊपर नीचे बना के। ठीक होगी बात। तो पहला तो हो गया न्यूक्लियर स्पिन, जो कि मेन क्राइटेरिया है। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जो न्यूक्लियस अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रहा है, जैसे ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो जब अगर ये घूम रहा है तो अल्टीमेटली इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है, जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जाता है, या मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इसको म्यू से जाहिर किया हुआ है। A spinning charged nucleus behaves like a tiny magnet। ज़ाहिर सी बात है, जब वो अपने गिर्द घूमेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगी, तो छोटे मैग्नेट की तरह काम करेगा। एंड पोजेसिव मैग्नेटिक मोमेंट, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो म्यू इज इक्वल टू, इसको वाई भी कभी कभी बोल दिया जाता है, कभी कभी हम लोग गैमा भी बोल देते हैं इसको, तो कभी कभी बुक्स के अंदर लैम्डा भी लिखा जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, म्यू इज इक्वल टू वाई कैपिटल, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एच कट। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H/2 पाई, ऐसे। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, तो वो आपके पास क्या आ देता है, उस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपके पास, म्यू। वाई क्या है, गायरो मैग्नेटिक रेशो। ठीक है, ये एक रेशो है आपके पास, ये आगे देखेंगे लास्ट में, 5th नंबर वाली, 6 या 5th जो भी है। एल क्या है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर। और उसके बाद एच कट क्या है, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, या ऐसा माने कि हम लोग प्लांक कांस्टेंट को हमने जब 2 से डिवाइड किया जाता है 2 पाई से, तो उसको हम लोग एच कट बोल देते हैं। द लार्जर द मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्गर द NMR सिग्नल। जाहिर सी बात है, जितना ये ज़्यादा घूमेगा तो उतना ये इंटरेक्शन अच्छा बनाएगा NMR और रेडियो वेव्स के साथ, तो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जब न्यूक्लियस घूमता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो जो फील्ड पैदा होता है उसी को मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जब कोई चीज़ घूम रही होती है तो उसमें एक मोमेंटम पैदा होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली हम लोग उसको मोमेंटम बोलते हैं। और न्यूक्लियस का मोमेंटम जाहिर करना हो हमने घूमते हुए न्यूक्लियस का, तो वो एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू आई इंटू आई प्लस 1 H/2 पाई। ठीक होगी बात। इसको H कट से भी जाहिर किया जाता है। बिकॉज न्यूक्लियर स्पिन दे पोजेस एंगुलर मोमेंटम, उनका एक अपना खास एंगुलर मोमेंटम होता है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ये प्रॉपर्टी जनरेट कब होती है, जब किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन
बनाना पड़ता है या बनता है। अब आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, इनसे डरना नहीं है आपने। आप यहाँ पे इसको इमेजिन करेंगे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, तो साथ साथ में क्या करेगा, वो ऐसे चक्कर लगाएगा, जैसे आगे मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, ये जो लाटू बना हुआ है नीचे टैप, ये ऐसे घूमेगा, प्रिसीजन करेगा, ठीक है। ये ऐसे प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि वो झूलना, इसका नॉर्मल अगर खींचेंगे तो अल्टीमेटली कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो आपने देखा हो जब लट्टू रुकने वाला होता है टैप, तो अल्टीमेटली वो अपने एक्सिस के गिर्द तो घूम ही रहा होता है, साथ में एक वो झोला सा भी खाता है, तो इसको बोला जाता है हमारे पास कि ये अब एंगुलर मोमेंटम इसने गेन कर लिया है। तो ये एक ऊपर भी बनाएगा और उसका एक एंटी वाला भी कोण बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये ऊपर तक चला जाएगा, और मज़ीद वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी तो ये ऊपर तक चला जाएगा। तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम आती हैं न्यूक्लियस के लिए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। ये बस दिखाने के लिए, ये याद वगैरह कुछ नहीं करना, बस ये फार्मूला याद कर लेना आपने, आई इंटू आई प्लस वन एच ओवर टू पाई। अब यहाँ आई क्या है आपके पास, ये आई यहाँ पे क्या था हमारे पास, न्यूक्लियर स्पिन ही था, और ये वैल्यू कितनी आती है, 1 भी आ सकती है, 1/2 भी, 3/2 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। ज़ीरो होगी तो उसके लिए तो सारा ये जब ज़ीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम ही ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 और ये सारा अंडर रूट करके h ओवर 2 पाई करेंगे तो अल्टीमेटली ज़ीरो आएगा। जब ज़ीरो है तो उसका फ़ायदा क्या है हम लोगों को, तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए ही इसके सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि घूमते हुए न्यूक्लियस अपने एक्सिस के गिर्द तो घूमते हैं, लेकिन वो साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आते हैं, तो वो एक झोला भी खाते हैं, झोल खाते हैं ऐसा मान लिया, या झूमते हैं, तो वो एंगुलर मोमेंटम वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ वन है हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। व्हेन न्यूक्लियाइज आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियाई कैन ऑक्यूपाई ओनली स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स। अब हमारे पास यहाँ पे रैंडम न्यूक्लियाइज थे, मान लिया ये ऊपर नीचे इधर उधर अपनी मर्जी से बैठे थे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इनमें से कुछ जो हैं वो उसके साथ अलाइन हो गए, कुछों ने अपने आप को डिसअलाइन कर लिया, तो अलाइन वालों को अल्फा बोल लिया और कुछ को बीटा बोल दिया, जिन्होंने डिसअलाइन किया अपने आप को, या मान लें एंटी अलाइन कर लिया। दो ही हो सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के या तो साथ चलना है आपने, उसी डायरेक्शन में अपने आप को रखना है, या उससे फिर उल्टा हो जाना है। तो जो साथ होगा उसकी एनर्जी कम, क्योंकि रिपल्शन कम। उल्टा अगर रखेंगे आप, टाइनी मैग्नेट को कंसीडर करेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ये दो स्टेट्स बन गई हैं अल्फ़ा बीटा स्टेट्स, ठीक है। और स्पिन जो कि न्यूक्लियस होता है, कोई भी दो एनर्जी स्टेट एक्वायर करता है, अल्फ़ा और बीटा वाली। अब क्या करना होता है आपने, अब ये दो जब स्टेट बन गई तो इसके ऊपर क्या करना होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉल करनी होती है, और इसको भी कहाँ पे ले जाना होता है आपने, इसको भी उठा के यहाँ पे, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली ये भी किस स्टेट में चला गया, बीटा में, तो अल्फा से उठा के बीटा के अंदर लेके जाना, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो अल्टीमेटली दोनों कहाँ पे पहुँच गए, बीटा स्पिन में, बीटा स्टेट के अंदर पहुँच गए, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर पहुँच गए। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी यूज़ हुई है, तो आपको पता होगा कितनी यूज़ हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पिन फ्लिपिंग, स्पिन फ्लिपिंग। और यह प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। तो होपफुली ये इतना आपको समझ आ गया होगा कि कैसे स्टेट्स बनती हैं, और स्टेट्स कब बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ही बनेंगी। मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो न्यूक्लियस अपनी मर्जी से मौज मस्ती करेंगे। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है, इन मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, they rotate around the field direction in a motion called as precision। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पिक्चर से मैं आपको ये समझाता हूँ पहले इस वाली से। अब ये न्यूक्लियस जो है ये स्पिन कर रहा है, कैसे स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये क्या करेगा कि एक जो इसका नॉर्मल है उसके गिर्द भी ये ऐसे झोला खाएगा, ऐसे झूमेगा, ठीक है। जैसे आप सोचें कि आप घूम रहे हैं एक सर्कल के अंदर और आप जो है वो झूल भी रहे हैं साथ साथ में, तो ये जो आपके पास मोशन होती है, ये इसको क्या बोला जाता है, प्रिसीजनल मोशन।
ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इन दो लाटों से भी आपको समझ आ सकती है। आपने पता चले इसको घुमाया और ज़मीन पे छोड़ दिया, शुरू में तो क्या होगा, ये बड़ा बाबू बन के ये सीधा ही घूमेगा, लेकिन जब ये रुकने वाला होता है ना तो ये झोला सा खाता है। तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से टैप जो होता है ये इस तरीके से एक ऑर्बिट बनाता है अपना। तो ये जो ऑर्बिट बना है इसको बोला जाता है प्रिसीजनल मोशन, और ये ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, प्रिसीजनल ऑर्बिट। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात कि घूमता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पिनिंग के साथ साथ प्रिसीजन भी करता है। और ये जो प्रिसीजन की फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये किस शिद्दत के साथ कर रहा है उसको बोला जाता है लार्मर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लार्मर फ्रिक्वेंसी। अगर ये ऐसे घूम रहा है, स्लोली स्लोली अपना ऑर्बिट बना रहा है, तो उसको बोलेंगे लार्मर फ्रिक्वेंसी कम है। अगर ये तेजी से ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो बोलेंगे लार्मर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। यानी कि अगर ये थोड़ा सा झूल रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम, ज़्यादा झूल रहा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। और इसका फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जो y है हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय b नॉट। इसको मैं यहाँ पे दोबारा ठीक करके लिख रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देना आपने, कितनी आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पाई यानी कि 360 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रिसीजन का ऑर्बिट का 360 का डिग्री का ही डिस्टेंस है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लार्मर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मान के चल सकते हैं कि जो घूम रहा होता है न्यूक्लियस स्पिन कर रहा होता है तो वो स्पिन भी करेगा साथ साथ, और साथ में अपने प्रिसीजनल ऑर्बिट भी बनाएगा वो। और यही वो ऑर्बिट्स थे जो मैंने यहाँ पे दिखाए थे आपको, ये ऐसे घूमेगा ऐसे सर्कल में। ठीक है, स्पिन भी कर रहा है। स्पिन वाली कौन सी मोशन है वो मैं छोटे एरो से दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ये ठीक होगी बात। 6 टर्म है आखिरी हमारे पास, वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो से क्या मुराद है, It is a fundamental ratio of a particles or systems magnetic dipole, यानी कि हमारे पास जो म्यू आया है वो डिवाइडेड बाय इट्स एंगुलर मोमेंटम p। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हमने p से जाहिर किया है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, इसको हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोल देते हैं, जिसको हम लोग g भी बोल सकते हैं, या हम लोग y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या गामा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, बस एक रेशियो है, क्वांटिटी है हमारे पास म्यू की और एंगुलर मोमेंटम की, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो ये एक रेशियो होती है आपके पास। इट डिटरमिन्स हाउ अ पार्टिकल्स बिहेव इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेशियो होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई कितना वो पार्टिकल, छोटा टिनी मैग्नेट या आपका न्यूक्लियस जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है या कितना इंटरेक्शन बना रहा है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, ऐसा मान के चल सकते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर ईच न्यूक्लियस एंड डिटरमिन्स हाउ स्ट्रांगली न्यूक्लियस इंटरेक्ट्स विद द न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ये हर न्यूक्लियस के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग अलग होती है। जैसा कि आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि जो प्रोटॉन घूम रहा है और कार्बन 13 घूम रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, उनका जो प्रिसीजनल ऑर्बिट है वो भी सेम हो सकता है और उनकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी सेम हो सकती है, नहीं, इसका स्पिन मोमेंट और इसका एंगुलर मोमेंटम अलग, इसका स्पिन मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अलग। तो उन दोनों की रेशियो लेंगे, इसके लिए g की वैल्यू या गामा की वैल्यू अलग आएगी, x मान लिया, इसके लिए गामा की वैल्यू आपके पास या y की वैल्यू अलग आएगी, इसको मान लिया z। और कौन कौन से न्यूक्लियस हैं जिनके लिए ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिफाइन की जा सकती है, जिनके जो NMR एक्टिव होंगे, और वो हमारे पास है 1H1, कार्बन 13, फ्लोरीन और फास्फोरस का 31 वाला आइसोटोप। सबके लिए स्पिन आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 1/2 आती है। तो इसके लिए म्यू निकालेंगे वैल्यू और उसके बाद पी निकालेंगे वैल्यू, तो अल्टीमेटली दोनों की रेशियो लेंगे, गायरोमैग्नेटिक रेशियो आ जाएगी। तो ये आपने मतलब फार्मूला याद रखना है, निकालने नहीं बैठ जाना इनकी। गायरोमैग्नेटिक रेशियोज की वैल्यूज़
ना कभी पूछी गई हैं, ना कैलकुलेट करने को बोली जाती हैं। ये फिक्स हैं, बुक्स के अंदर डाटा मौजूद होता है तो वहीं से देख लिया जाता है। तो ये जो 6 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन लाजमी ने से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ प्रिसीजन, या हाउ न्यूक्लियस अडॉप्ट्स प्रिसीजन, या प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रिसीजनल ऑर्बिट क्या होता है। तो फिर ये आपको ये पिक्चर कम से कम ड्रा करनी आनी चाहिए। क्वांटाइज एनर्जी लेवल कौन कौन से है, या इनको न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स भी बोला जा सकता है, या अल्फा बीटा स्टेट्स क्या होती हैं, स्पिन फ्लिपिंग क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है। या वो हो सकता है आपको कहे कि भाई जी आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम फॉर H1 न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसका H का आप I निकालेंगे सबसे पहले। तो आई एच के लिए क्या आएगा, तो आप देखेंगे एक ही प्रोटॉन है, +1/2 आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, P इज इक्वल टू √1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू इसकी प्लस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी है 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2/2 इंटू 3.14 कर देंगे, जोड़ घटाव करके कैलकुलेटर मार के जो जवाब आएगा वो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये डेफिनेशंस हैं, आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अल्टीमेटली एक न्यूक्लियाई के पास होनी चाहिए, ताकि वो अपना जौहर दिखा सके न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अगर आई ज़ीरो आ गया तो तब तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का फ़ायदा ही नहीं है, जब क्योंकि न्यूक्लियस ही हमारा किसी काम का नहीं है। आई नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो वो मैंने कैलकुलेट करना बता दिया आपको। प्रोटॉन गिने ऊपर नीचे करके, न्यूट्रॉन गिने वो भी ऊपर नीचे करके, अगर कोई बच जाए उसको +1/2 दे के जवाब निकाल देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, कि ये NMR इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे है, या होता क्या है, इसके कैसे ऑपरेशन होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।